ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारत विकास परिषद द्वारा आज हायर सेकेंडरी स्कूल गौरनगर में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे गौरनगर हाई स्कूल, जहाँ पर कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम छोटी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा हम भारत विकास परिषद की और हमारा उद्देश्य आज का जो विषय दिया है उसके बाद हमारे नारायण भाई पटवा जी हैं जो रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हैं, सेना के सेवा में हुए। उसके बाद महेंद्र गुप्ता हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। फिर डॉक्टर यूवीएस गौर, आप अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद के। हमारे साथ में पीएम मिश्रा जी और पीएम मिश्रा साहब सेवानिवृत्त उप संरक्षक हैं, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ हैं विश्वकर्मा जी हैं जो संघ में प्रचारक के पद पर प्राचार्य महोदय से आपका परिचय है, इसलिए मैंने परिचय आपका नहीं दिया। आपके स्कूल की प्राचार्य, आपके स्कूल के प्राचार्य के नाम पर तालियां बजाएं। प्राचार्य का आपके स्कूल के प्राचार्य और मैं अभिनंदन दीक्षित, मैं भी सेवानिवृत्त जीसीएम उप संरक्षक और यहाँ पर पर्यावरण प्रभारी। पटाखे वगैरह स्वामी वंदे मातरम शुद्धलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्सेना पुण्यकेतया देवी भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
हमारे घर में हमारा दिया आपको इन्हें भारत विकास परिषद जो आप आपके सामने बैनर लगा हुआ है उसकी अपने सागर प्रमुखों और महिला पतंजलि योग समिति हरिद्वार से जो अपनी संस्था है उसमें भी मैं भारत अपने पूरे सागर जिले की जिलाध्यक्ष हूँ। तो ये मेरा परिचय है। इसके साथ अभी सर ने मुझे एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने हेतु यहाँ बोला हुआ है वंदे मातरम के गीत के ऊपर। तो अभी आप लोग आज का दिवस जो है आप लोगों का वो जैसे कि हमारे इसमें भारत विकास परिषद में आज का दिवस है भारत को जानो। आपके बगल में बैनर भी लगा हुआ है भारत को भारत भूमि पुण्य भूमि भारत लगा हुआ है। तो ये आज का आपका विषय ही है भारत को जानने। तो भारत को जानने से तात्पर्य अभी आप लोग 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने बहुत अच्छा अपना दिवस उत्सव मनाया। भारत का सबसे बड़ा उत्सव 15 अगस्त हम लोग सब लोगों ने मनाया था। तो 15 अगस्त का जो हमने मनाया है उसमें भारत को जानने का तात्पर्य होता है पहले हम भारत के उन विचारों को जाने जिन विचारों से हमने इस भारत में अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। तो वो विचार क्या थे? वो विचार आपके मन मस्तिष्क के एक ऐसे भाव जो किसी की स्वतंत्रता से दूर होकर अपने आप में स्वतंत्र है। यह विचार सबसे बड़ा विचार होता है जो आप लोगों को किसी के बलिदानों के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं वो भारत के लिए सर्वोपरि होता है। तो इसी में मैं एक छोटा सा भजन ही है जिसको आप लोगों ने बहुत जब भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों में दशा भी नहीं था उस समय से पूर्व आपका जो द्वापर युग जिसे कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी आप लोगों के बीच में निकल चुकी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का ही एक छोटा सा भजन मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगी। उसी से क्योंकि उस समय भी जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो वो भी एक ऐसी घड़ी पर हुआ था जिस घड़ी में उनकी मांग हुई। वो भी एक ऐसी ही घड़ी बनी थी जब हम 15 अगस्त को मनाते हैं उसी प्रकार से हम जन्माष्टमी भी उसी उत्साह से उसको भी मनाते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ उन स्थितियों में जब कृष्ण का कंस जी का बहुत आतंक था पूरे अपने भारत देश के ऊपर उस समय। तो उससे बंधन से मुक्त आने हैं तो जब कृष्ण ने जन्म लिया तो उन्हीं घड़ियों को मैं याद करते हुए उस भजन को प्रस्तुत करूंगी। किस प्रकार की घड़ियों में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म जो घड़ी में हुआ वही हर व्यक्ति की घड़ी होती है अपना एक नया उत्थान करने हेतु। हर बच्चे हर व्यक्ति का वही एक घड़ी होती है। उसके आगे पीछे समय के पूर्व समय के उस समय के बाद भी आप लोगों को वही संघर्ष झेलना होता है जो संघर्ष उस समय उस रात्रि का रहा। तभी एक नए व्यक्ति का और एक नए लोगों का और नए समाज का उत्थान होता है और एक नया जीवन और दिखाई देता है। तो यही एक जीवन का एक नया उद्देश्य हम अपने इन शब्दों में कृष्ण के जन्म के उन घड़ियों को याद करते हुए हम उस भजन को प्रस्तुत करते हैं। तो कृष्ण का जन्म किन घड़ी में हुआ था? रात्रि काल था। और जैसे कि सभी को मालूम है कि बेड़ियों से जकड़े हुए वासुदेव जी थे और कारागार में उनका जन्म हुआ था। उन्हीं घड़ियों को याद करते हुए मैं ये 2 लाइनें आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मथुरा नगरिया में जन्मे है कृष्ण, मथुरा नगरिया में जन्मे है कृष्ण, काली घटा घिरी आयु रही यमुना, काली घटा घिरी आयु बने रही लगी है पैरे बड़े बड़े दोस्त कंस के कड़े कड़े ओ कारागाह में पड़े पड़े देवी की वासु डरे डरे
खुली हथकड़ियाँ खुली हैं बेड़ियाँ, खुली हथकड़ियाँ खुली हैं बेड़ियाँ, छत छाया के संग चले से सेना, छत छाया के संग चले से सेना। योग माया तेरी बड़ी अपार, वासुदेव कर जमुना पहुँचे नंद बाबा के द्वार, पहुँचे नंद बाबा के। होनी ऐसी होनी थी जो हो के ही रही, होनी ऐसी होनी थी जो हो के ही रही, पोत्र के बदले में कन्या मिली, पोत्र के बदले में कन्या मिली। उड़ी हाथ से कन्या, उड़ी हाथ से कन्या, जब कियोधर पटके ना, कियोधर पटके ना। मथुरा नगरिया में जन्मे कृष्ण, काली घटा गिरी आयुधन रही जमुना। तो ये प्रसंग मैंने धन्यवाद करके। धन्यवाद। बच्चों ये बताओ, हमारा जो विषय है भारत को जानो, तो हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि आपके स्कूल का नाम क्या है? गौर नगर। गौर नगर इसका नाम क्यों पड़ा? अपन सबसे पहले तो अपन स्कूल को ही जाने ना कि आपके स्कूल का नाम गौर नगर क्यों है? यहाँ कोई मोहल्ला है गौर नगर? कोई गांव है? फिर क्यों पड़ा? कोई भी बच्चा बताएगा? तो एक बच्चा खड़े होकर बता देगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर गौर नगर पड़ा। चलो वेरी गुड। चलो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नाम से इस नगर का, इस स्कूल का नाम गौर नगर पड़ा। तो अपन को बताना चाहिए ना, आप स्कूल में पढ़ते हो, जिस स्कूल में, तो स्कूल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आप बताओगे कि ये डॉक्टर गौर ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी वो किस साल में बनाई थी? ये गौर नगर है। अपना आज का विषय है भारत को जानो, तो सबसे पहले अपन इसको ही जाने। शुरुआत यहीं से करते हैं। कोई भी 1946। चलो 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर में, ये जो बैरिक है ना आपकी, यहाँ पे पहाड़ी है जहाँ पे आजकल मिडिल स्कूल लगता है, बटालियन के अंदर नहीं, बटालियन के अंदर जो बैरिक बनी है जिसमें मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल लगता है, उसमें यूनिवर्सिटी थी पहले, सबसे पहले। तो वहाँ पे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 18 जुलाई 1946। फिर उसके बाद उन्होंने जमीन के लिए आवेदन किया, तो वन विभाग की पहाड़ी हुआ करती थी जिसपे आज विश्वविद्यालय है, तो उस पे इसको 1950 के बाद में वहाँ पर जमीन आवंटित हुई, और जमीन आवंटित होने के बाद तो वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो आजकल आप सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका नाम जो है गौर, ये विश्व में ख्यातिमान है। विश्व का हर नागरिक गौर साहब को जानता है, और विश्व में इस विश्वविद्यालय के लोग, विश्व का कोई कोना नहीं है जहाँ पर इस विश्वविद्यालय के लोग आपको नहीं मिलेंगे, विश्व के हर कोने में मिल जाएंगे। तो किसने स्थापना की इस विश्वविद्यालय की? डॉक्टर हरि सिंह गौर। और गौर साहब तो इधर बैठे हुए, हाँ
नहीं बेटे, यही नहीं है कौन सा? आप पहचानते हो उनको? ये बैठे हुए सामने, जिनने स्थापना की। कोई भी बच्चा पहचानता है कौन सा आपको? चलिए, आप अपन किस शहर में रहते? सागर। तो सागर कब बना? सागर किस सन में बना? कोई बताएगा? 1600। कोई बोल रहा है उधर से? तुम बोल। अच्छा, जिसका नाम था परकोटा। परकोटा सुना है? देखा होगा, है ना? तो वो परकोटा नगर की गांव की स्थापना उदय शाह ने की थी। और परकोटा के बाजू में क्या है? तालाब। तालाब है। वो किसने बनाया? का बन गया। तो भारत को जाने की बात कर रहे हैं आपसे। बोल दो, कोई भी बोल दो। मैं तो टॉफी में वापस ले जाऊंगा। तालियां बजा दो भैया। लाखा बंजारा ने कब बनाया था? हाँ, 13वीं शताब्दी में, लगभग 13वीं शताब्दी में लाखा जो बंजारा हुआ करते थे, वो बंजारा व्यापारी होते थे और बैलगाड़ियों से चलते थे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर थे और इन्होंने तालाब बनाने का, बावड़ी बनाने का ये काम करते थे, इंजीनियर्स थे। तो जो मिलता है उसमें कि ये इंजीनियर्स थे और यहाँ पे तालाब की इसका निर्माण किया। और इसका एरिया था उस समय 400 एकड़ लगभग। सागर तालाब 13वीं शताब्दी में बना, लाखा बंजारा ने बनवाया। सागर तालाब का मुंडा सुना है? मुंडा। सागर तालाब में जब पानी ज्यादा हो जाता तो कहाँ जाता? बताओ। सागर तालाब का जब पानी ज्यादा हो जाता है तो कहाँ जाता? बड़ी नदी। बोल दो राजघाट तो सही होता है, मतलब कोई नदी होगी वो। बड़ी नदी। तो राजघाट कोई नदी होगी। बड़ी नदी कौन सी? नहीं पता किसी को कौन सी नदी पे राजघाट बांध किसी को पता है? कहाँ बेतवा? राजघाट। पानी पीते ना कहाँ का पानी पीते? तो राजघाट का पीछे तो कोई नदी होगी। ये बेबस नदी है, बेबस नदी है। नदी समझ लो। टॉफी मेरे पास जाइए सारी लोग तो राजघाट बांध बेबस नदी पे बना है। और बेबस नदी कहाँ से निकलती है? मैं आपको जिले में, भारत में समय नहीं, भारत में तो मैं इनको बुलाऊंगा। बेबस नदी जो है रायसेन के पास से निकलती है ना? रायसेन से निकलती है। और यहाँ पे उसमें एक हैंगिंग पुल, झूलता हुआ ब्रिज बना था लोहे का। कहाँ बना था? इसके पास ही है आपके नगर के। आप लोग यहीं के रहने वाले होंगे ना? सब यहीं के हैं आसपास के। पुल यहाँ पे था, लोहे का पुल बना था और सानोदा में बना था। सानोदा में नदी निकलती है तो सानोदा में लोहे का पुल बना था। अभी आप कभी जाते होंगे तो उसके आउटलेट वहाँ पे मिलते हैं। और लोहा यहाँ पे बनता था, लोहे की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी यहाँ पे और लोहे का सामान बनता था। लोहे के हथियार यहाँ पे सानोदा में बनते थे। अब दूसरा प्रश्न मेरा है कि बेबस नदी किस नदी से मिलती है?
नदी तो बहती है ना। कैन 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 टायर बेबस नदी मिलती है सोनार या कैन नहीं, बेबस नदी। एक बोलो बढ़ और नहीं बताया मैं, अभी मैं आंसर नहीं बताऊँ। हाँ, बेबस नदी मिलती है सुनार नदी से। सोनार सुनार नदी नाम सुना है? सुनार कहाँ से निकलती है? दमोह से निकलती है। दमोह के पास से कहीं से निकलती है, दिल्ली से। चलो भाई आप सही हो, मैं गलत हूँ। जो अब सुनार नदी किस नदी से मिलती है? सुनार नदी किस नदी से मिलती है? सुनार नदी आगे जाके पटना के पास कैन नदी में मिलती है। और कैन नदी किस में मिलती है? कैन नदी किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। वेरी गुड, इस बच्ची के नाम से ताली बजाइए। अच्छा, कहाँ मिलती है बताओ? यमुना नदी में ये हमीरपुर में जाके मिलती है। हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी किससे मिलती है? यमुना नदी किससे मिलती है? हाँ, वेरी गुड। गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है। अब गंगा कहाँ गिरती है? पूरा क्वेश्चन तो पूरा हो जाना तो। बंगाल की खाड़ी में। वेरी गुड। तो हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है, यहाँ पे एक आरती होती है सागर में, तालाब में। कौन सी आरती होती है? क्या नाम होता है? गंगा जल गंगा। हाँ, जल गंगा क्या आरती बोली? गंगा गंगा आरती नहीं होती, गंगा आरती होती है। तो गंगा आरती क्यों होती है समझ में आया आपको? कि हमारा तालाब का पानी गंगा में मिल जाता है, तो आरती यहाँ करते हैं और माँ गंगा को जाके खबर हो जाती है कि आपकी आरती यहाँ पे सागर वासियों ने की है। माँ गंगा को खबर होती है कि हम आपकी आरती आपके पास नहीं आ पा रहे, हमने सागर में कर दी, यहाँ से जल छोड़ दिया अभिमंत्रित करते हुए, और वो जल आपका समाहित हो गया। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे बीच है श्री PM मिश्रा जी, उसको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और पर्यावरण के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। श्री आदरणीय मिश्रा जी, PM मिश्रा सर। मुश्किल है। यही वो जगह है जहाँ जितनी प्रतिभाएं अच्छी निकली हैं
इस विश्वविद्यालय में ये ओरिजिनल विश्वविद्यालय है। और वो अभी वहाँ जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बन गया है। जितनी प्रतिमाएँ अभी तक वहाँ से नहीं निकली। मैं ये इसलिए बतला रहा हूँ कि मैं 59 में इस विश्वविद्यालय में आ गया था और 62 तक यहाँ रहा। इसके बाद 2 साल न्यू साइड रहा है, ओल्ड साइड हो। तो मेरे लिए जितनी ये दिल में बसी है ये जगह पूरी इंच जगह है। और मैं गंभीर गांव में रह के पढ़ा हूँ। तो अब तो ये एकदम बदल गया। मैं सोच ही नहीं सकता इसकी भूगोल कहाँ क्या है। लेकिन ये स्वतंत्रता के पहले 1 साल विश्वविद्यालय बनाए थे सर हरि सिंह और बैरक्स थी, घोड़ा वगैरह यहाँ अंग्रेजों की पलटन के बांधे जाते थे। उन बैरक्स में बेंचें लगा के विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ते थे और सारे देश के जो सबसे बड़े बड़े विद्वान थे वो छाट के हरि सिंह गौर यहाँ लाए थे ऊँची तनख्वाह दे के। और वो सब यहीं अब जो यहाँ से सीधी सड़क पे जो मकान बन गए हैं अधिकारी लोग ने पुलिस के कहते फैलिए, ये सब बड़े अधिकारी विश्वविद्यालय के रहते थे। प्राचार्य और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नंदलारे बात के विद्वान यहाँ रहे। और यहाँ पर जो पढ़ने वाले बेंच पे बैठ के और पुरानी बैरगों में और टीन के छप्पड़ों में पढ़ने वाले थे, उनमें टीन की वो स्टेडियम थी, उनमें अशोक वाजपेयी पहले सागर के IAS हैं, सीधे IAS सागर से हुए थे। अभी तक इस विश्वविद्यालय से कोई सीधे UPSC की परीक्षा से IPS IAS नहीं हुए। और इसमें कई विद्वान हैं, कई लोग विदेशों में जाके प्रोफेसर हुए। तो ये वो जगह है। और वैसे क्योंकि मेरी सेवाएं वन विभाग में रही हैं और मैं देश के वन खंडों में और प्रदेश के तो एकदम सघन भ्रमण वन खंडों का किया हूँ, इसलिए मुझे हमारे सहयोगी दीक्षित जी पर्यावरण के नाम से उद्घोषित करते हैं। हाँ, मुझे पर्यावरण की इसलिए जानकारी है क्योंकि मैं बहुत प्रजाति के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से मेरा संपर्क रहा है 40 वर्ष। इसलिए पर्यावरण का संतुलन प्राय जितने ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं सब एक दूसरे से मिलकर संतुलन बनाते हैं और कोई जीवन में मृत्यु से हर जीवों से संबंध रखते हैं। अब तो ये स्थिति हो गई है पर्यावरण की कि जैसे इस हाल में ये 60-50 बच्चों का हाल है और 100 बच्चे आ जाएं, खिड़की बंद हो जाए, कितनी परेशानी होगी। लेकिन यदि खुला इतनी खुली जगह में तो कहीं हाई स्कूल है भी नहीं और हर जगह मैंने एक घुटन है और आबादी बहुत बढ़ गई। वृक्षों का जो ऑक्सीजन देते हैं उनकी बहुत कमी होती है, इसलिए पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। और सभी लोग विश्व भी पूरा चिंतित है कि प्राणवायु मिलना मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए सब अब एकजुट प्रयास भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण लगा रहे हैं। ये बच्चे जो आगे समझ पाए और जो उसके लिए कर पाए तो बड़ा सहयोग होगा प्रकृति में, क्योंकि मनुष्य जीवन विकास तो बहुत कर रहा है लेकिन विकास भी संतुलित होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार भी इसमें 50-60 बच्चे बैठते और 100 बच्चे नहीं बैठने चाहिए, उसी प्रकार प्रकृति का हर विकास ऐसा है कि संतुलित होना चाहिए जो जीवन के लिए हानिकारक ना हो। विकास कुछ असीमित हो रहा है, प्रकृति अपने विकास को बड़े वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाती है, लेकिन हम अपने विकास को बगैर दूरदर्शिता के भी बढ़ा देते हैं और वो जीवन प्रणाली के लिए बहुत घातक हो जाता है। तो ये सब बड़े जो देश चला रहा है उनके सोचने समझने की बातें प्रयास हो रहा है। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज
से मिलके और चीज तो बहुत ज़्यादा हो ही गई, लेकिन उसमें क्या है कि बच्चों में आके ताजगी आ जाती है और इसके लिए शुक्रिया। मैं ये पर्यावरण से संबंधित एक हमारे सहयोगी दीक्षित जी के सहयोगी एक पुस्तक लाया हूँ, जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब को दे जाऊँगा और वो लाइब्रेरी में रखेंगे। बहुत अच्छी पुस्तक है और आजकल पर्यावरण वगैरह पे अच्छे हर एक की क्लास में निबंध, उनकी क्लास में भी निबंध आते हैं, विश्वविद्यालय में भी आते हैं। उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों को उपयोगी होगी और लाइब्रेरी से आप लोग इसको निकालने का थोड़ा अध्ययन करेंगे। यहाँ के शिक्षकगण आपको उसमें उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। वृक्ष ही हमारा जीवन का आधार है। तो एक और प्रश्न मैं पूछूंगा, हम किस चीज से बने हुए हैं, अपने बारे में भी तो बताओ। हाँ, पंच तत्व, वेरी गुड। पंच तत्व कौन कौन से? तो ये इस बच्चे के नाम से ताली बनाओ। हम जो है पंच तत्व से निर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो हमको किस चीज का संरक्षण करना है? अभी समय बताओ, किस चीज का संरक्षण करना? इन्हीं 5 चीजों का संरक्षण करना है। काय का करना है? जल का करना है, वायु का करना है, आकाश का करना है, अग्नि का करना, भूमि का करना। भूमि का क्यों करना है? इसके अलावा भी तो हमारे उसमें कुछ तत्व होंगे ना। तो भूमि में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, इस भूमि में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, वो उससे हमारा शरीर बना हुआ है ना। तो भूमि के सारे तत्व जो है हमारे अंदर समाये हुए हैं। मैं इनको आमंत्रित करूंगा संतोष भाई को। उससे पहले प्रश्न मैं आपको दे जाता हूं। अभी एक खबर सुनी होगी आपने कि ISS अंतरिक्ष, ISS का फुल फॉर्म क्या है वो बताना होगा आपको। और अंतरिक्ष में यहाँ से इंडिया से कौन गया था, कब गया था, कब लौटा है, ये पूरा आपको मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग सोचें और बताएं। तो मैं अब भारत को जानो के लिए पूर्ण भूमि भारत के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे श्री वसंत संतोष विश्वकर्मा जी को। आप सादर आमंत्रित हैं। तो हम पीछे तो लगाए थे अभी। सब पीछे बताना, मेरी आवाज आ रही? मैं माइक से नहीं बोलूंगा। माइक का यूज तो ये मानचित्र लगा है, अब लोग उसको और देखना। उसमें लिखा है पुण्य भूमि भारत। क्या लिखा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो भारत, जैसे मेरा नाम संतोष है, तो मेरा नाम संतोष, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। संतोष का अर्थ होता है कि जो सदा सुखी हो। ठीक है? ऐसे अपने भारत शब्द का क्या अर्थ होगा बताएगा कोई? भारत शब्द का क्या अर्थ होगा? भारत धर्म बताएगा कोई? जल्दी जल्दी, तभी टाफियां मिलेंगी, ये इसीलिए आएंगे। भारत का क्या अर्थ होगा? जल्दी बताना है, नहीं तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। चलिए देखो, वहां पर भा और रत 2 शब्द हैं, देखना है क्या लिखा है? भा और रत। रत यानी जैसे कार्यरत, मतलब काम में लगा हुआ। ठीक है? तो भा और रत 2 शब्द हैं। भा है एक संज्ञा धातु और रत यानी प्रत्यय है।
भा का अर्थ होता है जैसे यदि इस कमरे में अंधेरा हो जाता है और हम कहेंगे कि बोर्ड को अपन को पता करना कि बोर्ड अपना कहाँ है, तो ऐसे टटोल कर आभास करके ये बताएंगे कि कहाँ है अपना बोर्ड, यहाँ पर है। ठीक है, तो भा आभास का क्या अर्थ होगा? हमारे मन को, हमारी दिमाग को पता चलता है। भा यानी आभास होना, भास होना यानी ज्ञान होना, प्रकाशित होना, हमारे हृदय में किसी वस्तु के ज्ञान का प्रकाशित होना। समझे ना? तो भा का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान प्रकाश। क्या हुआ? ज्ञान प्रकाश। अब ज्ञान प्रकाश में रत शब्द जोड़ देंगे तो क्या अर्थ होगा? जो सबको संसार भर को ज्ञान बांट रहा है। क्या? संसार भर को ज्ञान बांट रहा है, ऐसा देश भारत है। समझ गए ना? अपनी कॉपी पे लिखना है। भारत में ज्ञान और प्रकाश देने वाला यानी ज्ञान बांटने वाला। तो कोई कहेगा ऐसे कैसे ज्ञान बांट रहा है, कुछ बताओ तो। ठीक है, तो हम कहेंगे, एक गीत आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं याद दिला दूंगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमलव ज्ञान तो फिर जो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो इस गीत में 3 चीजें आई। क्या क्या आई? जीरो, जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने क्या दिया? जीरो दिया। और दुनिया को तब गिनती आई, तो भारत ने गिनती भी दी और अंत में दशमलव भी दिया। यदि गिनती दशमलव जीरो नहीं होता तो क्या हम लोग चांद पर पहुंच सकते थे? क्या गणित पढ़ सकते थे? क्या महल बना सकते थे? ये स्कूल बना सकते थे? कुछ नहीं होता। तो भारत ने संसार को ज्ञान, गणित का ज्ञान दिया। ठीक है, तो इससे पहले और आगे बढ़ेंगे तो कोई कहेगा कि आपके यहाँ तो आज तक कोई इतना बहुत पुराना भवन मिला ही नहीं कि कोई विश्वविद्यालय हो। तो वहां पे देखेंगे हिंदू को शब्द लिखा है, उसके और नीचे आएंगे तो वहां एक शब्द लिखा है तक्षशिला। क्या लिखा है? हाँ, नाम सुना आप लोगों ने तक्षशिला? तो तक्षशिला कहाँ है? आज का जो पाकिस्तान में रावलपिंडी है उसके पास है तक्षशिला। कौन जानता तक्षशिला के बारे में? बताइए, कौन जानता तक्षशिला के बारे में? आवाज नहीं करना, आवाज करोगे तो मैं जो बताऊंगा वो आपको अब तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए आवाज नहीं करना, केवल सुनना। तो तक्षशिला के बारे में कौन जानता है? अच्छा, आपने एक नाम सुना चाणक्य का? सुना ना? क्या चाणक्य का और कोई नाम सुना? चाणक्य को और क्या कहते थे? क्या कहते थे? कौटिल्य। और एक नाम था उनका विष्णुगुप्त। क्या नाम था? तो उनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, वो कहाँ पढ़ाते थे? तक्षशिला में पढ़ाते थे। कब पढ़ाते थे? जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। कब? ईसा पूर्व 326 में। कितना? 326 में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। याद रहेगा ना? ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और कहा किया? तक्षशिला पर आक्रमण किया और वहां पर चाणक्य पढ़ाते थे। और वो कहाँ आए? अब उनको देश की रक्षा करनी थी तो वो नंद वंश के यहाँ पाटलिपुत्र आए और पाटलिपुत्र के राजा नंद धनानंद से प्रार्थना की कि भारत को बचाओ। धनानंद ने मार के भगा दिया। तब उनने एक लड़के को पकड़कर और शिक्षा दी, ज्ञान दिया। उसका नाम क्या था? हाँ, बहुत बढ़िया। तो कितने लोगों ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य? कितने लोगों को चाट लिया? ठीक है, ये लो।
तो कितने वर्ष पहले भारत में विश्वविद्यालय था? 2326 साल पहले भारत में एक विश्वविद्यालय था, जब सारे संसार में ज्ञान का कोई दीपक नहीं जलता था, केवल भारत में संसार में ज्ञान का दीपक जलता था। समझे ना? तो 2326 साल पहले तो विश्वविद्यालय उससे और 100-200 साल पहले बना होगा ना। यानी हम कह सकते हैं कि 2500 साल पहले से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था। इसका मतलब है भारत विश्व गुरु 2500 साल से है। ठीक है, तो ये भारत के ज्ञान बांटने का एक इंटरप्रिटेशन है और समझाए से इसको परिभाषित करना कह सकते। इसके अलावा भी और 2-3 बातें हैं। भारत में 3 व्यक्ति हुए भरत। क्या? एक राम के भाई भरत, एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम पे महाभारत का युद्ध हुआ, और एक जैन मुनियों में बाहुबली के भाई भरत। ऐसे 3 भरत हुए हैं और तीनों ने अपने अपने काल में और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे जैसा संसार में कोई नहीं था। इसलिए भी भारत का नाम भरत कहते। राम के भाई भरत को के नाम पर इसलिए भरत देश को भारत कहते हैं क्योंकि वो सारे संसार का भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखते थे। इसलिए उनका नाम भारत के नाम पर अपने देश का नाम भारत हुआ। ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं कि अपने देश का नाम भारत है। अब वहां पे एक और शब्द लिखा है, पुण्य भूमि। क्या लिखा? पुण्य भूमि। पढ़ना, बातें नहीं करना और समझना। ठीक है, एक शब्द और लिखा है, पुण्य भूमि। तो पुण्य का क्या अर्थ होता है? पुण्य का अर्थ बताना। पुण्य यानी अच्छे कार्य। बहुत बढ़िया। पुण्य यानी अच्छे कार्य। कैसे अच्छे कार्य? सावधान, बातें नहीं करना, आवाज भी नहीं करना। देखो, महाभारत जब लिखा महर्षि व्यास ने, तो किसी ने पूछा कि भगवान, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ लिखा आपने, इसका बहुत संक्षेप में अर्थ बताइए। तो उन्होंने लिखा, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार ही पुण्य है, दूसरों के हित साधन करना ही पुण्य है। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा विचार करना, उनके सुख दुख की चिंता करना। और पापाय पर पीड़नम, और पाप क्या है? दूसरों को दुख देना। ठीक है, तो भारत ने एक सूत्र विकसित किया। क्या सूत्र विकसित किया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। कोई भी संसार में दुखी नहीं होना चाहिए। यही पुण्य का मूल है। तो ये सूत्र किसने दिया? हमारे भारत में। इसलिए भारत को पुण्य भूमि कहते हैं। अब फिर इससे आगे चलेंगे तो कैसे कहेंगे पुण्य भूमि? कोई अच्छी बात बताओ। ठीक है, तो क्या बताएंगे? शांति से बैठना, कोई नहीं जाएगा। क्या करना? तो कोई अच्छी बात बताओ। तो किसी ने दधीची नाम सुना? किसी ने दधीची नाम सुना? दधीची, दधीची नाम सुना किसी ने? दधीची, किसने सुना? बताओ, हाथ उठाओ। तो दधीची को क्या कैसे? दधीची का किस नाम रूप में नाम प्रचलित है? बताओ। एक अपने इस देश में एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्तासुर। क्या? हाँ, उसको श्राप था कि वो किसी अस्त्र से किसी कैसे मर नहीं सकता था। फिर भी पता किया गया कि ये कैसे मरेगा। तो ये बता, बात नहीं भैया है, बात नहीं। आगे देखो, आगे आगे देखो, आगे देखो। तो किसी ने बताया कि यदि कोई जीवित मनुष्य जिसने घोर तपस्या की हो, वो अपने शरीर की हड्डियां दे देगा, तो उन हड्डियों से वज्र बनाकर उस वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। तो महर्षि दधीची ने खड़े खड़े अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने मांस को जला दिया और अपने शरीर की हड्डियों को समाज के हित के परोपकार के लिए, समाज के हित के लिए, और ऐसे अपने शरीर को दान कर दिया और उन हड्डियों से
वज्र बनाया, उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तो परोपकार का समझ में आया अर्थ क्या? अपने जीवन को का सर्वस्व अर्पण करके समाज की रक्षा करना, ये परोपकार है, ये पुण्य कार्य है। एक नाम सुना आपने, शिवी नाम सुना? भगवान राम के कुल में एक राजा हुए शिवी। तो एक बार क्या होता है कि देवताओं ने सोचा कि हमें शिवी की परीक्षा करनी है। परीक्षा के लिए एक कबूतर उड़ता हुआ और शिवी की गोद में आया, पीछे पीछे से एक बाज आ गया। बाज ने कहा, महाराज ये मेरा भोजन है, तो आप इस भोजन को मुझे प्रदान कीजिए। और शिवी ने कहा, ये मेरा शरणागत है, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता, तुम जो कुछ भी चाहो मांग लो। तो उसने कहा बाज ने कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। तो उसने कहा कि मेरे साथ पास इतने जानवर, उनमें से कोई भी जानवर ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं वो जानवर नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा क्या ले सकते? तो उन्होंने कहा महाराज आप शरणागति दे रहे हो, मुझे आपका मांस चाहिए। तो शिवी महाराज ने राजू के एक पल्ले पर उस कबूतर को रखा और दूसरे पल्ले पर अपने शरीर का मांस काट के और पत्तराजी पर रखा और उस बाज को भोजन कराने को तैयार हुए। इस प्रकार से महाराज शिवी ने हमारे समाज के रक्षा के लिए आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने शरणागति को, जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें अपना सर्वस्व दान कर देना चाहिए। ऐसे ही राजा नंदी देव का नाम सुना होगा। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं। और बाद में हम देखते हैं समुद्रगुप्त का नाम आता है देश रक्षा के लिए, स्कंदगुप्त का नाम आता है, चंद्रगुप्त का नाम आता है, महाराज शिवाजी का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता है। ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान करके अपने भारत को और हिंदू राष्ट्र के रूप में बचाए रखा है। ऐसा देश जहाँ सनातन धर्म जीवित है, जहाँ पूर्व सभ्यताएं कहते हैं कि यूनान, ग्रीक, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ हस्ती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो क्यों नहीं मिट पाई? क्योंकि हमारे देश में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, चित्तौड़ का 3 शाखे हुए। सन 1303 में रानी पद्मावती के नेतृत्व में और चित्तौड़ में 15,000 स्त्रियों ने और जलकर अपना बलिदान दिया। ठीक है। फिर ऐसा सन 1534 में हुआ, जब रानी कर्णावती के नेतृत्व में बहुत सी महिलाओं ने जलकर अपना बलिदान दिया। ऐसे ही सन 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, आक्रमण किया, तब फिर ऐसी 12-13 हजार महिलाओं ने अग्नि को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि देखने में ये आया कि ये जो तुर्क आए भारत में, ये जो मुगल आए, तो वो क्या करते थे, मृत देहों के साथ भी और बलात्कार जैसी घटना होती थी, मर जाती थी स्त्रियां, फिर भी वो जो तुर्क थे, वो जो मुगल थे, ऐसे आतताई थे, ऐसे मन में विकृति लिए आए थे इस भारत में कि वो हमारी स्त्रियों से, मृतदेह से भी और दुष्कर्म करते थे। इसलिए स्त्रियों ने अपने आप को आगे में जलाना ज्यादा बेहतर समझा। उनका जो पुण्य कार्य है आज हमारे राष्ट्र को जीवित रखे हुए हैं, इसलिए अपने भारत को पुण्य भूमि कहते हैं। आप चित्र में देखेंगे, नीचे लिखा होगा, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम। समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है, वर्षम तद भारतम, उस देश का नाम भारत है। और उस देश में रहने वाली जो संतान है, समाज है, उसको भारतीय कहते हैं। तो भारत देश का नाम होने की वजह से अपना देश भारत कहलाता है, और भारत की संतान हम सब भारतीय कहलाते हैं। चित्र में बहुत सारी चीजें लिखी, ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं, फिर 7 नदियां लिखी है, 7 पर्वत लिखे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी। इसको अपन को पढ़ना। उत्तर में हिंदुकुश पर्वत लिखा है। हिंदुकुश का क्या अर्थ है? भगवान राम ने अपने 2 पुत्र लव और कुश में से एक को लव को लाहौर दिया और उत्तर का पूरा क्षेत्र कुश को दिया। तो कुश ने जहां तक विजय हासिल की, वो स्थान हिंदुकुश पर्वत कहलाता है, कुश की अंतिम सीमा। इस प्रकार से हिंदुकुश पर्वत जो है, महाराज कुश की
क्षेत्र रहा और वहां तक उन्होंने विजय प्राप्त की और वहां से दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपना ये विस्तृत विशाल भारत भूमि है। इस भारत भूमि को हम बारंबार नमन करते हैं। इसमें हजारों ऐसी चीजें हैं, गंगा है, यमुना है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ऐसी बड़ी बड़ी 7 नदियां हैं, 4 मठ है, 4 कुंभ क्षेत्र है। तो ये सब जो है एक एक चीज हमारे लिए, जैसे जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती, पानीपत का स्थान दिया, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, सामने अहमद शाह अब्दाली होता है, सामने सदाशिवराव भाऊ कहते हैं, अब्दाली कहता है दिल्ली से दक्षिण का पूरा इलाका तुम्हारा, सदाशिवराव भाऊ कहता है इस धरती के एक कण के लिए भी मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे हजारों हजार बलिदान हुए भारत के लिए, तब अपना भारत बचा है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पुण्य भूमि भारत। इस भारत माता की हम नित्य निरंतर पूजा करेंगे, इसको अपने हृदय में बसाएंगे और रोज ये ना सोचें कि हमारा देशभक्ति 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सीमित रहे। हमारी देशभक्ति 24 घंटों की है और ये पूरा भारत का अपना समाज, सब हम सब भाई भाई है। इनके प्रति हमारे मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि जब हम सरकारी नौकरी करने लगे तो हम किसी से रिश्वत लें, किसी का हक मारें, किसी से जबरदस्ती करें। क्यों? क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, हम सब बहन भाई हैं। ये जो भाव है, जब तक हमें जागृत नहीं होगा, हम जब तक भाई भाई एक दूसरे के प्रति नहीं होंगे, तब तक हम अपने देश के प्रति भारत भक्त नहीं कहलाएंगे। भारत भक्ति हमारी तभी पूर्ण होगी जब हम अपनी इस मातृभूमि के सारी संतानों को अपना भाई बहन समझेंगे और इस प्रकार से अपनी भारत भक्ति प्रकट होगी। ऐसा अपना ये भारत है। इस भारत के मानचित्र को, अपन पुण्यभूमि भारत मानचित्र को जितना जानेंगे और जानते रहेंगे, हम इसको पूरा कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी भारत भूमि को जाने कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उन राज्यों की राजधानी क्या है, उनका महत्व क्या है, वहाँ का बलिदान, वहाँ के लोगों का बलिदान क्या है, वहाँ के लोगों की तपस्या क्या है। इस प्रकार से सब हम समझेंगे, तब अपन लोग भारत की संतान होने का गौरव प्राप्त करेंगे। ऐसा इतना अपना आज मैं आपको बहुत थोड़ा सा बता पाया, क्योंकि अपनी भारत जननी भारत माता जो है बहुत विशाल है। इसका गुणगान हम जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उसके लिए कितना भी करेंगे समय कम पड़ जाएगा। आज अपने इस कार्यक्रम में आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद संतोष भाई। पुण्य भूमि भारत माता की जय। पुण्य भूमि भारत माता की वंदे वंदे। तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वाला बच्चा कोई बताएगा? लास्ट वाला, सामने वाले तो आप बता चुके, अंतिम बच्चे बताएंगे। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर यूवीएस गौर को आमंत्रित करता हूँ तो वो आए और हमको उद्बोधित करें। धन्यवाद सर। आचार्य मैडम, मैडम, मिश्रा जी, संतोष कुमार जी, वरिष्ठ प्रचारक यहाँ रहे इसके, रंजू जी, अटवा जी, वंदना कटारे मैडम, मिश्रा मैडम, श्री अभिनंदन दीक्षित जी, बच्चों आप सब। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था भारत पाल, भारत प्रकाश परिषद, और इसका एक उद्देश्य था आप भारत को जानो। देखो हम जहाँ रहते हैं, पहली चीज तो जब आप बैठे सुन रहे हो तो पूरी बात सुना करो, आपस में बातचीत नहीं करो। यदि हम आपको बुला के यहाँ खड़ा कर देंगे तो आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे, समझ रहे? हम यदि आपसे पूछें कि 5 मिनट आप अपने बारे में बोलो तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। कोई यदि आपको अच्छी चीज बता रहा है तो उसको सुनो, श्रवण करो और चिंतन मनन करो। संतोष कुमार जी बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं और उनका बहुत अध्ययन है। उन्होंने बहुत सारी रिलेवेंट चीजें बताई। जो अपना इतिहास लिखा गया, आज आपको मालूम होना चाहिए कि अपना इतिहास एक विशेष एंगल से लिखा गया। जब देश सन 1947 स्वतंत्र हुआ तो बंटवारा हुआ,
मुसलमान पाकिस्तान में चले गए और भारत में भी रह गए। अंबेडकर जी ने इस बात का विरोध किया कि जब इनको हम मुसलमान राष्ट्र दे रहे हैं तो सारे मुसलमानों को वहां भेजो, पर नेहरू और गांधी नहीं माने, जिसके कारण मुसलमान यहाँ रह गए। और उनके जितने स्कॉलर थे उनने सब ने इतिहास लिखना शुरू किया और 50 से लेके 70 तक सारे देश के जितने शिक्षा मंत्री थे मुसलमान बने, केंद्रीय। और नतीजा ये हुआ, एक एंगल से भारत का इतिहास लिखा गया। जिन्हें आताइयों ने यहाँ दुराचार किए, अत्याचार किए, उनको सबको विलोप करके उनको महान बताया गया। जैसे उन्होंने कहा अकबर महान, अकबर कभी महाराणा प्रताप से लड़ने नहीं गया। वो जानता था कि जिस दिन मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। उनको एक धर्मगुरु ने बता दिया था कि आप जिस दिन अकबर महाराणा प्रताप के सामने जाओगे जीवित नहीं वापस नहीं आओगे। अकबर कभी लड़ने नहीं गया। सारे के सारे इतिहास को उठा के देख लो, उनने धोखेबाजी चालबाजी से सत्ता हासिल की। इतिहास भी वैसे ही लिखा गया, आपको सारी चीजों से वंचित कर दिया गया। मुगल आताई आए, उनने अपने यहाँ के तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई और वो 6 महीने उसकी लाइब्रेरी जलती रही। भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालय थे तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला और नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। आपने चीनी यात्री हैंसांग, फायान, इनके जिक्र सुने होंगे। वे सब आए, उनने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की और जब वे अपने देश गए तो बहुत सारी पांडुलिपियां भर भर के ले गए। उनमें आज जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं वे दुनिया में सबसे विकसित राष्ट्र हैं। बात नहीं कर रही, सीधी बात सामने देखो, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो लो तुम कर लो, है बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप देखो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे हांगकांग हो, ये क्यों विकसित है? उन्होंने जिस चीज पर जोर दिया उसके कारण विकसित हैं। उन्होंने नई चीजों को खोज की। तक्षशिला में, नालंदा में वो चीजें पढ़ाई जाती थी, यदि वो नहीं चलाई जाती, जी जब बीमार पड़ाए तो उनका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। तो नालंदा से एक वैद्य जी आए, उनने उनका इलाज किया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई दवाई नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खाना। उन्होंने कहा कि आप कुरान पढ़ते हो तो ये पढ़ते रहना, बस आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। और 1 हफ्ते में ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमें वैद्य ये बताओ, मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, तो कैसे ठीक हो गए? तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि जब आप कुरान के पन्ने पलटते हो तो ऐसे मुंह थूक लगा के पन्ने पलटते हो। और उसने कुरान के पन्नों पर पाउडर लगा दिया, लेप लगा दिया, जिससे वो चाटते रहे, वो दवाई भीतर जाती है, वो ठीक हो गए। तो उसने कहा अच्छा ये बात है। तो बोले अब हम इनकी पूरे जो है विश्वविद्यालय में आग लगा देंगे कि ऐसे वैद्य बचे ही ना। आप देखो कितने बड़े मानवता के ये नष्ट करने वाले लोग थे, कितने बड़े आताई थे कि खुद जिससे ठीक हुए, आपको जिस चीज का एहसान मानना चाहिए आप उसको नष्ट करने जा रहे हैं। अब इनको इनकी मानसिकता क्या कहो, तो आतंकवादियों का धर्म है, बलात्कार करना, मारना। अब लोग कहते हैं उन्होंने ताजमहल बनाया, ये फलान बनाया, उन्होंने कहा दिल्ली का लाल किला बनवाया। तो लोग पूछते हैं कि यदि इतने ही थे तो भैया बता दो सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में क्या बनाया? सब आगे हिंदुस्तान बना और आज क्या बना रहे? सब पंचर कर रहे, सुधार रहे गाड़ी के। तो कहां चला गया तुम्हारा ज्ञान? कुछ नहीं बनाया उनने, सब अपनी बनी बनाई चीजों पे अपने नाम लिखे। हमें हर चीज की परख होना चाहिए, समझ होना चाहिए। हम आज मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया पे जोर दो, क्यों दो? जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश में अंग्रेजों का राज था, तब की बात कर रहे हैं। मैक्स मूलर भारत आए। मैक्स मूलर एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने वेदों को पढ़ा और उन्होंने उसकी ज्ञान की महत्ता को समझा। उन्होंने संस्कृत सीखी और सारे वेदों का ट्रांसलेशन किया जर्मन में। और जब ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ तो जर्मन के लोगों ने कहा, जर्मन में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा अपन मैक्स मूलर को बुलाएंगे, वो अपने आप सबसे पहला हम उन्हीं की भाषण को टेप करेंगे। जब उन्होंने बोला, उनको टेप किया गया और ग्रामोफोन पर उसको सुनाया गया। तो उनका जो कुत्ता था वो आगे ऐसे देखने लगा माइक्रोफोन की तरफ कि हमारे मालिक कहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए उसने अपना नाम रखा ग्रामोफोन का HMV, हिज मास्टर वॉइस। HMV का मतलब हिज मास्टर वॉइस, कि उसके मालिक बोल रहे हैं। तो कुत्ता भी आश्चर्यचकित था कि हमारा मालिक इसमें कहाँ से आ रहे हैं।
तो देखो हर चीज की एक महत्ता होती है। अब आप सोचो किस शताब्दी में वो आए और पढ़ के, और आज हम यहीं रह रहे हैं, ना हम वेद पढ़ रहे हैं, ना रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ना शास्त्र पढ़ रहे हैं, ना जान रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं। और भगवान जी के पास जाते हैं, लोटा जल चढ़ाते कि हे भगवान हमारा जे काम कर देना, जिस सामने वाला बहुत बदमाश इसको तो बिल्कुल मिटा ही दो, जी हम कामना करते हैं। अपन को अच्छी चीजों को सीखना है, अपन को अपना योग्य बनाना है और आगे बढ़ना है। आज सर ने सागर विश्वविद्यालय की बात की। डॉक्टर सरई सिंह गौर ने 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके पहले वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, फर्स्ट वाइस चांसलर, जहां उनको सर की उपाधि मिली। 2 बार वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उनके कार्यकाल में 27 दिन का एक अधिवेशन चला, कॉमनवेल्थ का अधिवेशन, जहां जहां अंग्रेजों के राज्य थे, वहां जितने विश्वविद्यालय थे, उन सबके वाइस चांसलरों को लंदन में बुलाया गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सम्मेलन चला, उसकी हेडशिप की डॉक्टर सरई सिंह गौर ने, और 27 दिन चला। उन्होंने लॉ की किताबें लिखी जो इंटरनेशनल लॉ में चलती है, उन्होंने ड्रामा लिखे, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने पोइट्री लिखी, सब कुछ लिखा। और जब देश का संविधान बना तो उनको पहला ऑफर था अध्यक्ष बनने का, उन्होंने मना कर दिया। तब जो है अंबेडकर जी को दिया गया। और सारी विधानसभा, सारी संविधान परिषद ने जब संविधान बनाया तो डॉक्टर सरई सिंह गौर के जन्म दिवस पे देश को समर्पित किया। क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी जब बोलने कुछ खड़े हुए तो गौर साहब ने उनको डांट दिया कि आप ला के बारे में कुछ नहीं जानते, बैठ जाओ। तो नेहरू जी ने कहा हम इनको महत्ता नहीं देने, तो इसलिए उन्होंने उसको 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी 1950 को देश को लागू किया। कोई भी बहाना बना दिया कि हम तो फलाना मनाते आज स्वतंत्रता दिवस, और हम स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को, अब हम 26 जनवरी को मनाएंगे। वो नहीं चाहते थे इनको क्रेडिट दें ऐसे। और गांधी परिवार का आज तक देख लो आप, ये उसूल रहा कि उनने अपने विरोधियों को कहीं कभी नहीं उठने दिया। तो इसलिए ये डेट बदली गई। अंबेडकर कहते कहते मर गए कि 370 की कोई जरूरत नहीं, जब देश अलग दे दिया तो क्यों अलग दें। उनने अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया, 370 की बना दिया और देश में इतने साल तक छुपा रहा। यदि नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोग नहीं आते तो 370 कौन अलग कर पाता, कौन मंदिर बना पाता। और जितने कानून बनाए पूरे के पूरे देश विरोधी और हिंदू विरोधी कानून, क्योंकि उनका राज था, उनका बहुमत था, लोग कुछ कह नहीं पाए और चलते रहे, दबे कुछ बने रहे। आज भी हम नहीं समझ पा रहे इन चीजों को। अब आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, देश में क्या चल रहा है। क्योंकि यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो आप समझो या ना समझो, इसके जो परिणाम होंगे भोगना आप ही को पड़ेंगे। आप उससे नहीं बच पाओगे। आप ये कह दो कि हमें नहीं मालूम था, इससे नहीं चलेगा। आज यदि आपने इस देश की दिशा और धारा नहीं मोड़ी, इसकी देश को, इसके वर्तमान परिवेश को नहीं समझा, तो आज नहीं कल आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। देखो आज अपनी नासमझी से अपन गुलाम हुए। अपन ने 200 साल मुगलों की गुलामी भेजी, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली, और अब नहीं समझोगे तो अब उसके बाद तुम गुलाम बचोगे ही नहीं। आप आज ये बताओ, हिंदू का धर्मांतरण हो रहा, ईसाई बन रहा है, हिंदू का धर्मांतरण हो रहा, मुसलमान बन रहा है। क्यों बन रहा है? हम अपने भाई को भाई नहीं मानते। यदि वो क्रिश्चियन बन जाए, खान जी बन जाए, तो हम उसको भाई मानने लगते। तो ये हमारी भी तो गलती है। हम समरसता अपनाएं, जीवन में सबको समान समझें, सबको समान अवसर दें, सब चीजें समझें और आगे बढ़े। अपन बढ़े, दूसरों को बढ़ने दें, देश की पे नजर रखें। देखो देश आज नहीं कल आपका है। यदि हम आज नहीं समझेंगे तो कल भी नहीं समझ पाएंगे। अकेले इस किताब को पढ़ने से या परीक्षा पास करने से आप लर्नेड नहीं हो जाते या बड़े ज्ञानी नहीं बन जाओगे। आपको ये भी समझना है और आगे की देश की राजनीति को समझना है, देश कहाँ जा रहा है वो समझना है, देश को हमें क्या योगदान देना अपना उसको समझना है, हमें क्या काबिलियत है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, और अपना सर्वश्रेष्ठ अपने देश को दें। जब आप में ऐसी कामना आई तो आप योग्य बनेंगे, और जब योग्य बनेंगे तब आप देश की सेवा कर पाएंगे। अब आप अपने ही लायक कुछ नहीं रहोगे तो क्या करोगे देश की सेवा? कर पाओगे? तो सबसे पहले आपका धर्म है आप काबिल बने। आप पढ़ने आते, हम देख रहे सर ने कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, पर्यावरण की कितनी महत्वपूर्ण बातें बतलाई। आपको 50 किताब में ढूंढोगे तब मुश्किल से मिलेगी। आप आपस में बात कर रहे हो,
यदि हम आपको ये मंच दे दें कि आओ यहाँ बैठ बोलो, तो आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। जो किताबें पढ़ रहे हैं उनके बारे में नहीं बोल पाओगे, बाकी तो छोड़ो आप। तो जब कोई बता रहा है आपको, तो उन चीज़ों को समझना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप सोचो, माँ बाप कितना त्याग परिश्रम करके आपको स्कूल भेजते हैं। आप कभी जाके सोचना कि आज आपने क्या सीखा, कितना सीखने में समय लगाया और कितना आपने फालतू के कामों में बर्बाद किया। तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं सीखा, आपने सबसे ज्यादा समय वेस्ट किया। आपने 4 लाइनें नहीं सीखी और पूरे 8-6 घंटे बर्बाद किए। तो गधा जैसे बस्ता लेके आए और चले गए, ठीक है। यदि आपने नहीं सीखा तो फिर आप गधा ही हो, और सीखा तो आप विद्वान हैं। तो आप अपने समय का, अपने पैसों का, अपने माँ बाप की इच्छाओं का, अपने भाइयों की इच्छाओं का, भाई बहनों की, उन सबका सम्मान करना सीखें। देखो, एक आदमी बढ़ता है तो सबका सहयोग रहता है। माँ बाप पैसा कमा के ला रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं, भाई बहन आपको सहयोग करते हैं, स्नेह करते हैं, सबकी दुआएं रहती हैं, सबका साथ रहता है। तो हमें उन सबके त्याग को समझना चाहिए। एक आदमी अकेले कुछ नहीं कर पाते। यदि आपको अकेले सड़क पे छोड़ दें, आप डिप्रेशन में खत्म हो जाओगे। तो हमें इस बात को समझना है कौन हमारे लिए कितना क्या कर रहा है और हम उनके लिए रिटर्न में क्या दे पाते हैं। कम से कम उनने जो किया हम उसका प्रतिफल तो दें उन्हें। इस देश का कर्ज लेके तो ना मरें। आप अच्छी भावना रखें, अच्छा सीखें, अपने गुरुओं को आदर करें, सम्मान करें, और ये पढ़ लेके जाएं कि हम रोज स्कूल में कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपस में लड़ने नहीं आए हो आप। जिन छोटी छोटी बातों पे आप लड़ते हो, आप सोचो कि आप इसलिए आए थे विद्यालय में कि हम बैठ के आज दिन भर लड़ेंगे। तो किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, इस पे अपना खुद दृष्टिकोण रखो, अपने खुद से कंट्रोल करो। आचार्य चाणक्य ने कहा है, आत्म दीपो भव, अपनी आत्मा से अपन का दीपक खुद बनाओ। चाणक्य ने किन परिस्थितियों में देश को आजादी है, कैसा संघर्ष किया, उन चीजों को समझना चाहिए, और तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। आप दीपो भव, आप दीपो भव। बच्चों, हमें आज आवश्यकता है कि अपने अंदर स्व का भाव जागृत करें। और जो भी इस समय की परिस्थिति चल रही है, आप सब जानते हैं, टैरिफ वार चल रहा है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा हमारे ऊपर, और 25%, 50%। तो हम सारी चीज़ें जो भी उपयोग करें वो स्वदेशी करें, स्वदेशी को अपनाएं, किसी भी दूसरे देश की चीज़ों से हम बचें और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। ये आज हमारी नैतिक जवाबदारी है और आप सबकी जवाबदारी है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। अपने देश का सामान यदि ₹1 महंगा भी है तो उसको खरीदें, फ्लिपकार्ट और इससे बचें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, 2 वक्ता और हैं हमारे पास, महेंद्र सिंह गुप्ता और विश्रांत मैडम है। उसके बाद और पुस्तक भेंट करेंगे मैडम को, प्राचार्य मैडम को पुस्तक एक पुस्तक है, रोटेट करके बच्चे पढ़ेंगे। पर्यावरण और मानव संरक्षण, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। बोर्ड साइड में जब विश्वविद्यालय था, और यहाँ पूरी अपनी शिक्षा, और आचार्य रजनीश भी यहीं से पूरी अपनी शिक्षा लेके गए, और सारे विश्व में उनके समान कोई फिलासफर नहीं। ये बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, देश के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। सारे लोग यहाँ आते थे, और पहले तो मध्य प्रदेश में एक ही विश्वविद्यालय। बस मैं अभी मेरे काम आ गया, इसलिए अभी जा रहा हूँ। नमस्कार। जैसा सभी ने सुना, हमसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आप लोगों को जानकारी दी डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की वैज्ञानिक प्रगति के बारे में। मैं बहुत सरल शब्दों में और छोटे से उदाहरणों से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत कितना विकसित था। आज लोग चांद पे जाने की बात करते हैं। महाभारत काल में या रामायण काल में
पुष्पक विमान की कल्पना थी। आज आप एक टेबल पे बैठे हो, बैठने की टेबल है, लिखने की टेबल, ये इसकी कल्पना की गई होगी किसी विश्वकर्मा कारीगर के द्वारा कि या पहले अलग अलग कुर्सी टेबल होती थी, या अपन नीचे बैठ के कुछ पटाए कुछ रख के लिखते थे। आज भी कंप्यूटर की छोटी छोटी टेबलें चलती हैं। बिना कल्पना के संसार में किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, कभी उनने पत्थर को फूल की जगह बना ली, पानी से बचाव हो गया, धूप से बचाव हो गया। फिर उनने सोचा होगा कि यार जब ये पत्थर हम ऐसा कर सकते तो हम बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते, कुछ कल्पना की होगी। तो आप सोचोगे महाभारत काल में, रामायण काल में हमारे पास पुष्पक विमान की कल्पना तो थी। अगर कल्पना थी तो वो निश्चित रूप से साकार भी रही होगी। आज जो विमान चल रहे हैं वो उसी कल्पना की देन है। महाभारत में संजय का उदाहरण है कि दुर्योधन को कुछ, धृतराष्ट्र को कुछ पता नहीं होता था, तो संजय वहां बैठ के युद्ध का हाल उनको सुनाते थे। जो आज आप मोबाइल में या टीवी में ये देख रहे हैं, आज ये साकार हैं। तो ये झूठे उदाहरण नहीं है। जो उस समय हमारी विज्ञान इतनी उन्नत थी कि हमारे यहाँ आदमी उस दृष्टि से देख लेता था कि वहां युद्ध में क्या होगा। पुष्पक विमान हो गया आपका, संजय की दृष्टि हो गई। रामचंद्र जी जब समुद्र पार करके उनको लंका जाना था, तो समुद्र को उन्होंने कह दिया था कि हम एक बाण मारेंगे तो समुद्र सुखा देंगे। ये तो सबने सुना है। आज आप मिसाइलों का जो रूप देख रहे हो, ये क्या है? हम ये मत सोचें कि भारत बहुत पिछड़ा है, भारत में गरीबी है। भारत इतना उन्नत राष्ट्र है, वैज्ञानिक रूप से, धन संपदा के रूप में, हर चीज में, मगर हमारे पास उन सब चीजों की कदर नहीं। हमने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। दुनिया के सारे देश संस्कृत को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जितनी विज्ञान या संसार की जितनी भी भाषाएं, लिपि या कुछ भी है, उनका उदय हुआ है संस्कृत भाषा से। हमारे यहाँ उसका, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग, नेतृत्व हमारा है देश का, उनने ये कभी नहीं सोचा कि ये गरीब के बच्चे हैं जो आगे बढ़ जाएं, या हमारे परिवार से कोई ज्यादा आगे बढ़ जाए। इसको राजनीतिक रूप से हम नहीं ले कि नेहरू गांधी खानदान, बताओ क्या पैतृक प्रधानमंत्री चुना जाता? इंदिरा जी खत्म हो गई तो राजीव गांधी को चुन लो। लोग कहाँ लोकतंत्र है? तो हमारे यहाँ का जो विज्ञान ज्ञान, इसका पतन हुआ जी हमारे नेतृत्व के कारण। और आज हमारे देश में जो नेतृत्व है, ये इतना सक्षम है, जिनका अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। मोदी जी को उनने अपनी पत्नी, भाई, उनको उनने कहीं कोई नहीं दिया। तो जो ऐसा नेतृत्व है जो 24 घंटे सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए सोचता है, तो हमारे परिवार का, हमारे समाज का भी ये दायित्व है कि हम भी उस आदमी को ताकत दें, उसको मजबूत बनाएं। और ऐसे नहीं आंख मूंद के आप समर्थन मत करो किसी चीज। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अपन को समझने की शक्ति दी, अपन हर चीज का उसका मनन करें। जैसा विपक्ष कर रहा है कि मान लो कुछ भी अच्छा भी काम है तो संसद से बाहर। हमने संसद को अपने क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि संसद में मान लो कोई काम हो रहा है तो उसका अच्छे बुरे का डिस्कशन हो। अगर सही है, 2 मिनट आप लोगों को भी जाना है। अगर हम इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि आप लोग हर पेपर को पढ़ो, आप न्यूज सुनो, उस पे आप मंथन करो और उसके बाद कोई चीज का निर्णय। ये नहीं सोचोगे टीवी में क्या आ रहा है, कुछ पक्ष वाले भी रहते, कुछ विपक्ष वाले भी रहते। मनन करो। कोई भी चीज आप पढ़ते हो
तो उस पर चिंतन करो कि ये इसमें ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, उसका अर्थ क्या है। बहुत सारी बातें हैं बताने की, क्योंकि समय खत्म हो चुका है और कई बच्चों के पेरेंट्स भी बाहर उनको लेने के लिए खड़े हैं। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा और ये आग्रह करूँगा कि स्वदेशी आइटम अपनाएं, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें, जिसमें देश का पैसा अपने देश के अंदर रहे और देश मजबूत बने। जय हिंद, जय भारत।